बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट टू मीन विद पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक किया था वो भी टू मीन की टेस्टिंग के रिलेटेड ही था, लेकिन उसमें हमारे पास जो दोनों पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिए हुए होते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती हैं। यानी आपके पास अगर दोनों पॉपुलेशन से सैंपल जो लिए गए हैं वो इंडिपेंडेंट हैं तो जो टी टेस्ट अप्लाई होगा वो जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने टी टेस्ट अप्लाई किया था वो आप लोगों ने अप्लाई करना है। और अगर आप लोगों के पास दोनों सैंपल्स जो हैं जो पॉपुलेशन से लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड कर रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में आप लोग और उस सिचुएशन में बेसिकली आपके पास जो ऑब्जर्वेशन वो पेयर्ड की फॉर्म में होती है, तो उसमें भी जो अप्लाई तो टी टेस्ट होता है लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में होता है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो फॉर्म भी आप लोगों के सामने आ जाएगी कि उसमें और जो प्रीवियस लेक्चर में टी टेस्ट हमने अप्लाई किया था उसकी जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें किस तरह का डिफरेंस है। तो फिलहाल आप यही यहाँ पे आप याद रखें कि आपके पास जब दोनों पॉपुलेशन के सैंपल्स हैं वो अगर इंडिपेंडेंट हैं तो प्रीवियस लेक्चर वाला जो टी टेस्ट वो अप्लाई होगा, और अगर वो आपके पास सैंपल इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट हैं, तो उस सिचुएशन में हम पेयर टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। और यही बात यहाँ पे की गई है, इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट टू मीन we have used independent sample, but there are many situations in which two samples are not independent. Are found a pair as the two observations of a pair are related to each other. Pairing occurs either naturally or by design. यानी वो नेचुरली भी हो सकते हैं, आप खुद भी उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेचुरल पेयरिंग अकर व्हेन एवर मेजरमेंट इज टेकन ऑन द सैंपल यूनिट, सेम यूनिट आर इंडिविजुअल एट टू डिफरेंट टाइम्स। फॉर एग्जांपल सपोज 10 यंग रिक्रूट्स, ये अगर आपके रिलेटेड तो नहीं है, बार इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिपेंडेंट से मुराद हमारी क्या है। फॉर एग्जाम्पल सपोज 10 young recruits are given a strenuous physical training program by the army. Their weights are recorded before they begin and after they complete. यानी शुरू करने से पहले और बाद में हम उनके वेट का डेटा ले रहे हैं, तो उनके मीन के डिफरेंस का जब हम टेस्टिंग करेंगे तो फिर हमारे पास पेयर टी टेस्ट अप्लाई होगा। और अगर हमारे पास यही 10 यंग रिक्रूट्स के दो अलग अलग ग्रुप होते तो अलग अलग ग्रुप की हम अगर वेट लेते तो वो फिर हमारे पास पेयर की फॉर्म में ना होते, वो हमारे पास फिर सैंपल इंडिपेंडेंट होते। यहाँ में हमारे पास एक्चुअली 10 रिक्रूट्स ही है, उन्हीं का ही हमने वेट बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग लिया है। तो इट मीन यहाँ के पे आपके पास जो सैंपल्स हैं वो डिपेंडेंट सैंपल्स हैं, तो यहाँ पे हम इसलिए पेयर टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। इसके बाद एक और भी एग्जांपल दी हुई है, उसको आप लोगों ने खुद देख लेना है। लास्ट पैराग्राफ आप देखें, व्हेन द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टू सैंपल्स आर पेयर्ड आइदर नेचुरली और बाय डिजाइन, we find the difference between two observations of each pair, testing the differences as a random sample from a normal population with mean mu d is equal to mu1 minus mu2 and unknown standard deviation sigma d. We perform a one sample t-test on them. This is called pair difference t-test or a pair t-test. तो फिर हम उसको पेयर टी टेस्ट कहते हैं या पेयर डिफरेंस टी टेस्ट। तो पेयर टी टेस्ट ज़्यादा कॉमनली वर्ड बोला जाता है, तो आप यही बोलें। तो पेयर टी टेस्ट का ये जनरल प्रोसीजर है
कि सबसे पहले हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, वो μ1 इज इक्वल टू μ2 या μ1 μ2 इज इक्वल टू 0। दूसरा आपके पास है और उसको आप म्यू डी जो है सबस्क्रिप्ट में लिखकर इज इक्वल टू 0 भी लिख सकती हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा μ1 नॉट इक्वल टू μ2 या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0 या आप लोग लिख सकते हैं μd नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास अल्टरनेटिव मैंने बताया, यानी यहाँ इस सूरत में हमारे पास टू टेल टेस्ट अप्लाई होगा। और इसी तरह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो सेकंड पॉसिबिलिटी वो बन सकती μ1 ग्रेटर देन μ2 या μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन 0 या μd ग्रेटर देन 0। और थर्ड जो पॉसिबिलिटी वो है h1 μ1 लेस देन μ2 या μ1 माइनस μ2 लेस देन 0 या μd लेस देन 0। सेकंड स्टेप चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक और टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास होगा t इज इक्वल टू d बार डिवाइडेड बाय एच डी। ये डी सबस्क्रिप्ट में है, यानी जो डिफरेंसेस आएंगे उस डेटे को यूज करते हुए हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और डिवाइडेड बाय n अंडर रूट। डी बार जो होगा समेशन d ओवर n और एस डी जो है डिफरेंस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है समेशन d माइनस डी बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 या ये फार्मूला लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 ओवर n 1 माइनस 1 इनटू समेशन d स्क्वायर माइनस समेशन d होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये सेकंड जो फार्मूला लिखा है ये ज्यादा सूटेबल है और d बेसिकली x1 माइनस x2। फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन आ जाएगा। फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन और क्रिटिकल रीजन आप लोगों के पास जिस तरह अल्टरनेटिव 3 हाइपोथेसिस हैं तो इसी तरह क्रिटिकल रीजन भी उसके पैरेलल 3 तरह के बनेंगे। तो ये एग्जैक्ट उसी तरह ही है जैसे हम एक मीन की टेस्टिंग करते हैं थ्रू टी टेस्ट। तो छठा स्टेप है आप लोगों के पास कंक्लूजन। एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 62। 10 young recruits were put through the strenuous physical training program by the army. Their weights were recorded before and after training with the following results. तो बेसिकली आपके पास जो एक्चुअली सैंपल है वो 10 यंग रिक्रूट्स का है। तो उनका जो वेट बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग लिया जा रहा है, इट मीन कि ये आपके पास जो डेटा आ रहा है ये आपके पास डिपेंडेंट डेटा है। तो इसलिए यहाँ पे हम पेयर टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर होता है रिक्रूट्स की जगह ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 तो फिर हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमने टी टेस्ट अप्लाई किया था यानी डिफरेंस ऑफ मीन तो वो हम करते। तो यहाँ पे चूंकि आपके पास सैंपल डिपेंडेंट है तो इसलिए हम यहाँ पे पेयर टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो यूज अल्फा 0.05 वुड यू से दैट द प्रोग्राम अफेक्ट्स द एवरेज वेट ऑफ द रिक्रूट्स। हमने ये चेक करना है कि क्या जो एवरेज वेट है जो लिया गया है ट्रेनिंग से पहले या बाद में क्या वो प्रोग्राम जो है ट्रेनिंग का उसको इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट बिफोर एंड आफ्टर टू बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए ये वैसे उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी हुई है, ये क्वेश्चन का मैं ना भी लिखा तो कोई बात नहीं। द पेयरिंग वाज नेचुरल हियर सिंस 2 ऑब्जर्वेशन आर मेड ऑन द सेम रिकॉर्ड एट 2 डिफरेंट टाइम्स। द सैंपल कंसिस्ट ऑफ 100 रिकॉर्ड्स विद 2 मेजरमेंट ऑन ईच। कि हर रिकॉर्ड्स की 2 मेजरमेंट ली गई हैं तो इसलिए वो डिपेंडेंट मेजर हैं। तो इसलिए हम पेयर टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास म्यू H0 आएगा, नल हाइपोथेसिस म्यू डी या इसकी जगह आप μ1 माइनस μ2 भी लिख सकते हैं और उसको हमने लिखा है म्यू डी इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू डी नॉट इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और थर्ड स्टेप
टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने यहाँ पे क्योंकि सैंपल डिपेंडेंट हैं तो इसलिए हमने टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। पेयर टी का फार्मूला है T इज इक्वल टू डी बार ओवर एस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। फोर्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है जो हम नॉर्मली फिफ्थ स्टेप लिखते हैं, और फिफ्थ स्टेप कंप्यूटेशन का है जो हम फोर्थ स्टेप लिखते हैं। तो सबसे पहले आप कंप्यूटेशन की तरफ जाएं। तो पहला कॉलम है रिक्रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वेट्स उनके जो डेटा दिया हुआ है बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद डिफरेंस है आफ्टर माइनस बिफोर। अब आप देखें कि 136 माइनस 125 वो 11 आया, 201 माइनस 195 वो 6 आया। इस तरह आपके पास डी डिफरेंस यानी डी का कॉलम आ जाएगा और फिर डी स्क्वायर का कॉलम भी आ जाएगा। तो डी का सम आया 47 और डी स्क्वायर का है 673। तो डी बार समेशन डी ओवर एन। तो ये आपके पास 47 डिवाइडेड बाय 10 यानी एक्चुअली 10 पेयर्स हैं। ये नहीं करना यहाँ पे कि 10 बिफोर की वैल्यूज हैं और 10 आफ्टर वैल्यूज हैं तो 20 पे डिवाइड करनी, ये वैल्यूज 10 ही हैं क्योंकि ये पेयर टी टेस्ट अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पेयर को काउंट करना है। अच्छा, इसमें एक याद बात यहाँ पे ये भी नोट कर लें कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने कहा था सैंपल इंडिपेंडेंट है, उसमें आप लोगों ने देखे होंगे कि तकरीबन 90% जो क्वेश्चन है उनमें जो सैंपल साइजेज हैं दोनों वो डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक ये भी चीज है कि आपके पास सैंपल्स बिफोर एंड आफ्टर सेम है। तो अगर बिफोर में 10 वैल्यूज आफ्टर में 11 वैल्यूज हैं तो फिर वहां पे आप लोगों के पास गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इस टेस्ट के थ्रू मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप देखिए कि जितनी वैल्यूज बिफोर हैं उतनी ही आफ्टर हैं। तो हमने यहाँ पे जो n लेना है वो पेयर्स लेने हैं ना कि इंडिविजुअल वैल्यूज। तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो d बार आएगा 4.7। इसी तरह एस डी स्क्वायर का जो फार्मूला है वो 1 ओवर n1 माइनस 1 n टू समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी हो चुके डिवाइड बाय n। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 50.23 और इसका अंडर रूट लेंगे तो 7.079 आएगा। अब जो हमारा t का जो फार्मूला है d बार ओवर s डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास टी कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.09 है। इसकी मॉड वैल्यू अगर हम लेंगे क्योंकि हमारे पास हाइपोथेसिस टू साइडेड है तो वो वैल्यू भी यही रहेगी 2.09। इसके बाद अब आप देखें कि जो क्रिटिकल रीजन है तो क्रिटिकल रीजन क्या है, रिजेक्ट एच नॉट इफ टी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टी अल्फा बाई 2 इंटू एन माइनस 1 n-1। तो n हमारे पास 10 है तो -1 9 यानी 9 फर्स्ट कॉलम में 9 और फर्स्ट रो में 0.025 के पहला देखेंगे तो 2.262 वैल्यूज आएगी। तो इस तरह आप देखिए कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो ग्रेटर देन नहीं है टेबुलेटेड वैल्यू। तो इसका मतलब है कि आप डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट करेंगे या एक्सेप्ट एच नॉट सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू does not fall in the critical region, so we accept H naught. अब we conclude that the data do not provide sufficient evidence to indicate that the program affect average weight. तो बेसिकली हमने H naught में क्या रखा था, म्यू डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वही बात की गई क्योंकि वो हमारा एक्सेप्ट हुआ है तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सो वी एक्सेप्ट एच नॉट एंड वी मे कंक्लूड दैट द डेटा डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट दैट द प्रोग्राम इफेक्ट एवरेज वेट। एग्जांपल नंबर 9 पेज नंबर 262। द फॉलोइंग डेटा गिव अ पेयर्ड यील्ड ऑफ 2 varieties of the wheat. Each pair was planted in a different locality. Test the hypothesis that the mean yields are equal. यहाँ पे भी आप देखें कि वैरायटी 1 एंड वैरायटी 2 दियो ये एक्चुअली है वीट की वैरायटी 1 एंड वैरायटी 2। तो मीन के ये आपके पास डिपेंडेंट सैंपल है तो यहाँ पेयर टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। द पेयरिंग वाज by design here as the yields are affected by many extraneous factors such as
availability of land, fertilizer, applied weather condition and so forth. The test is carried out to be below. तो बहरहाल यहाँ पे आप लोग यही ध्यान में रखें कि आप लोगों के पास जो सैंपल्स हैं वो वीड से ही दोनों सैंपल लिए गए हैं, यानी एक वैरायटी, एक को हमने वैरायटी 1 का, दूसरा वैरायटी 2 है। तो मीन कि आपके पास ये एयर की फॉर्म में ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं और ये डिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन हैं या डिपेंडेंट सैंपल हैं। तो यहाँ पे हम पेयर टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो टेस्ट हम करना है वो आप देखेंगे टेबल से ऊपर दिया, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन यील्ड्स आर इक्वल। मीन कि आप लोगों के पास नल हाइपोथेसिस बनेगा μ1 इज इक्वल टू μ2, या आप लिख सकते हैं μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, या उसको हम लिख रहे हैं μd इज इक्वल टू 0। It means the mean yields are equal. Alternative hypothesis μd not equal to 0, the mean yields differ. Second step आप लोगों के पास आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने अल्फा इज इक्वल टू 0.05 ले लिया। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने अप्लाई करना है, पेयर टी टेस्ट वो है t इज इक्वल टू d बार डिवाइडेड बाय s ओवर n अंडर रूट। where d bar is equal to x bar 1 minus x bar 2 and sd square is the variance of the difference. If the population are normal, this statistics when h naught is true has a statistic student t distribution with degree freedom n minus 1। ये 12 लिखने की जरूरत नहीं, बस आप लोगों ने थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला लिख लेना। फोर्थ स्टेप है कंप्यूटेशन, और ये जो क्रिटिकल रीजन है ये हम फिफ्थ स्टेप लिखेंगे। कंप्यूटेशन में अब आप देखें कि प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह आप लोग x1 और x2 वैरायटी 2 लिख लें, और d हमने यहाँ पे लिया है x1 माइनस x2। तो इस तरह आपके पास जो समीशन d है, या इस तरह आप कॉलम भी बना सकते हैं। एक कॉलम में आपने वैरायटी 1 लिख लें, उसको x1 कह लें, दूसरे कॉलम में आप वैरायटी 2 लिखें, उसको x2 लिखें, और इसके बाद एक डिफरेंस का कॉलम बनाए x1 माइनस x2, और फिर इस तरह आपके पास जो उसका सम आ जाएगा। फिर डिफरेंस वाले कॉलम का मजीद स्क्वायर लेंगे तो वो डी स्क्वायर का कॉलम बनेगा, और उसका एंड पे सम ले लेना है, और उन सम के मुताबिक जो डी डिफरेंस का सम आया है वो -28 है, और जो आपके पास आ रहा है डिफरेंस डी स्क्वायर का जो सम आ रहा है वो आपके पास है 94। तो d बार आपके पास आ जाएगा समीशन d ओवर n, तो समीशन d -28 है डिवाइड बाय 10 तो -2.8 आ जाएगा। इस तरह सैंपल जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास आ जाएगा फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद 1.7333, और इसका अंडर रूट लेंगे तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आया है वो आपके पास आया है 1.32। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे ये टेस्ट टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है, टी इज इक्वल टू डी बार ओवर एस डी ओवर एन अंडर रूट। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू आया वो -6.71, और इसकी फिर हमने मॉड वैल्यू ले लेनी है। अब हम जाते हैं कि इसके फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन, उसमें आप देखेंगे कि लिखेंगे रिजेक्ट एच नॉट इफ टी मॉड वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी अल्फा बाई 2 इंटू n माइनस 1। तो अल्फा बाई 2 आपके पास आ जाएगा 0.0255 और n माइनस 1 आ जाएगा आपके पास 9। तो उसके पहले जो टेबल की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.262। तो क्रिटिकल रीजन में हमने लिखा रिजेक्ट एच नॉट इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू तो आपके आई है 6.71, वो टेबल की वैल्यू 2.262 उससे ग्रेटर है, तो इट मीन आपके पास एच नॉट रिजेक्ट हो गया है, या आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट H1। तो यही कंक्लूजन लिखा हुआ है, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी, यहाँ टी मॉड लिख लें, टी मॉड इज इक्वल टू 6.71, वो माइनस कैंसिल और खत्म हो जाएगा। फॉल इन द क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट एच नॉट। द डेटा प्रेजेंट सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड
that the mean yield are not equal। ठीक है, तो आपके पास हमारे पास H नॉट हमारा बेसिकली क्या था, द मीन यील्ड आर इक्वल। क्योंकि H नॉट रिजेक्ट हो रहा है तो इसलिए वो कह रहा है कि द डेटा प्रेजेंट सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड द मीन यील्ड आर नॉट इक्वल, कि वो नॉट इक्वल है क्योंकि H नॉट आपका रिजेक्ट हुआ है। एक्सेप्ट आपका H1 है और H1 में आपके पास क्या है कि यील्ड्स आर डिफरेंट, कि दोनों जो यील्ड हैं वो जो वैरायटीज हैं वो डिफरेंट हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है, बुक में भी ये दी हुई है 263 पेज पे। तो ये एग्जांपल आप लोगों ने खुद अंडरस्टैंड कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज क्लोज होता है। अल्लाह हाफिज।